Dear friends, hello and welcome to my YouTube channel. And I am Hansal Rathore from Vertex Career Point, Paraswara. I am going to explain about verb. Verb is a very important topic in English. But today I will use both language, Hindi and English, because I want that Hindi and English medium students both can understand my lecture, both can understand about verb. Okay? आज मैं आपको इस वीडियो में वर्ब क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसको समझाने के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए मैंने कंबाइंड लेक्चर तैयार किया है, जिससे कि वो दोनों एक बेहतर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से वर्ब का ग्रामेटिकल यूज समझ सकें। और जब वो ग्रामेटिकल यूज बहुत अच्छा समझ जाएंगे, दे कैन अंडरस्टैंड वर्ड। बट विच टाइप ऑफ वर्ड? ये क्या एक शब्द है? दिस शोज एन एक्शन, जो कि एक क्रिया को बताता है, शो यानी प्रतीत करवाता है, हमें दिखाता है। शोज एन एक्शन, एक्शन मतलब किसी एक्टिविटी को करना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का होता है, पढ़ाने के लिए इंग्लिश में क्या आता है? टीच। तो टीच एक एक्शन वर्ड हो गया। बच्चे खेलते हैं तो खेलना, PLAY, प्ले, प्ले एक एक्शन वर्ड हुआ। इसका ये मतलब होता है कि वर्ब जो है वो एक ऐसा वर्ड है विच शोज एन एक्शन, शोज एन एक्शन। एक्शन मतलब वो किसी क्रिया को बताता है, क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। जैसे आप सभी वीडियो क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो ये वॉच शब्द आएगा वीडियो देखने के लिए, ये क्या हुआ? ये आपके लिए वर्ब हुआ। ठीक है, अब बात को समझना। साथ ही साथ यह स्टाइल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसका अपना एक स्टाइल होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसका अपना एक स्टाइल है। कोई क्रिकेट खेलता है तो बैट पकड़ के उसे खेलना होता, वो उसका एक स्टाइल है। ठीक है, फुटबॉल खेलना तो उसे पैर से मारना होगा, वो उसका स्टाइल है। बच्चा रो रहा है तो रोएगा कैसे? जो लिप्स है, जिसको दूर करके आवाज करके रोएगा ना बच्चा, वो आपका स्टाइल। तो कहने का मतलब वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टाइल। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं एंड स्टैंड फॉर उपयोग किया जाता है। स्टैंड फॉर किसके लिए यूज किया जाता है? डूइंग और बीइंग समथिंग। डूइंग मतलब कुछ करने के लिए और बीइंग मतलब कुछ होने के लिए। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहां कुछ कार्य हो रहा है, तो ऐसे वर्ब को हम, जो किसी एक्शन को बताता है, वो डूइंग वर्ब कहलाएगा। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एक्शन को नहीं बताते हैं, जैसे कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। अब बात आती वह एक लड़का है, तो आप बताइए इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है ना। यहाँ तो बताया जा रहा है कि वो लड़का है, कोई है। अब है के लिए क्या होता है? बीइंग, बी यानी होना होता है। इसलिए कहा गया है कि ऐसे वर्ड जो क्या शो करते हो हमें? एक्शन वर्ड हो, एक्शन शो करते हो, स्टाइल शो करते हैं। किसी काम को कर रहे हैं, काम हो रहा है, उसके लिए यूज हो रहा है, या कोई है। बीइंग का मतलब होता है, जब हम बीइंग वर्ब का यूज करेंगे तो उसके में कहीं कोई एक्शन वर्ड वहां यूज नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से इन बातों को समझाने के लिए अब मैं आपको देता हूं एक एग्जाम्पल। ही रीड्स अ स्टोरी। हमने एक सेंटेंस लिखा है, डूइंग हेडिंग डाला है और हमने एक हेडिंग दी है बीइंग। हियर टू हेडिंग्स, वन ऑफ देम इज डूइंग एंड सेकंड वन ऑफ देम इज being. Okay, first one doing, second one being. Doing that means यहाँ कोई काम होगा, जैसे he reads a story, वह एक कहानी पढ़ता है। तो कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। फिर उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ? read। तो ये कौन सा वर्ब होगा? ये वर्ब हुआ आपका doing, क्योंकि यहाँ कुछ हो रहा है। अब जब की बात करते हैं being, second one is being. Being that means she is a student। she मतलब किसके लिए यूज हुआ? किसी लड़की के लिए। she is a student, वह एक लड़की है। होना, वो क्या है? लड़की है, लड़की है बताया जा रहा।
तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है इज जो है वो कहलाता है बीइंग वर्ब। तो जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे और कभी आपसे पूछेंगे कि बीइंग वर्ब क्या है, तब आप समझ जाएंगे कि ऐसा। सो डियर फ्रेंड, वर्ब इज अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स who think that verb is only an action word. That is not sufficient knowledge about that matter. So dear friend, I am going to explain about classification of verbs. So after watching this video, you can better understand about that matter, about classification of verbs. प्रिय बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ वर्ब का क्लासिफिकेशन, मैं इसे विश्लेषण करने जा रहा हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो केवल इतना जानते हैं कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं क्लासिफिकेशन के माध्यम से वर्ब के बारे में वो सारी बातें आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको वर्ब के भिन्न भिन्न अलग अलग पहलुओं के आधार पर अलग अलग जानकारी आपको प्राप्त हो सके। मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इस ग्रीन बोर्ड पर वर्ब। इट हैज टू पार्ट, इसके दो भाग होते हैं, मेन वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब क्या है, आप ध्यान रखें। ये जो पूरा चार्ट है, ये जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये एक लेक्चर में समाप्त नहीं होने वाला है। इसके कम से कम इसके 15 पार्ट होंगे, 15 से 20 पार्ट होंगे। आप पूरी ईमानदारी के साथ यदि 15 से 20 पार्ट, ओनली 15 to 20 पार्ट, इतने पार्ट यदि आप लगातार देखते हैं तो ये मान के चलिए कि वर्ब का अधिकतम नॉलेज आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि पूर्णतः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा नॉलेज जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करे। और उसके बाद से कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को करना ये आपके बस का नहीं है, ना मेरे, किसी के भी बस का। किसी भी टॉपिक का बेस मालूम होना आपको बहुत आवश्यक होता है, और ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं केवल इस वर्ब चार्ट को केवल मैं नॉर्मल क्लासिफाई कर रहा हूं, और इसके अंदर आए हुए एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर बनाकर मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। अब देखते हैं, वर्ब हैज टू पार्ट, इसके दो भाग हैं, मेन वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब। अभी हम देखते हैं कि ये जो मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब है, अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि ये मेन वर्ब, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं मुख्य क्रिया। ये मुख्य क्रिया क्या है, और बात आती है सहायक क्रिया की। तो आप ध्यान रखना है, जो एक्शन के लिए यूज हो जा रहे हैं वो है आपके मुख्य क्रिया। और भी बहुत सारे पहलू हैं जहां पे हमारे बहुत उतार चढ़ाव और नियम में बदलाव आएगा। आप देखिए, मुख्य क्रिया के जो भाग है, मैंने यहाँ पर वर्ब का जो क्लासिफिकेशन किया है, वर्ब का वी उठाया है, और V1 मतलब उसका फर्स्ट पार्ट, और V2 कहने का मतलब उसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, वर्ब के दो पार्ट, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। अब आता है ये जो मेन वर्ब आप देख रहे हैं, मेन वर्ब में मैंने V1 नाम दिया है। इस V1 को मेन वर्ब इसके अलग अलग भाग, देखिए V1 V11, V12, V13, V11, V12, V13, V14, V15, V16। इसका मतलब होता है ये जो V1 है उसके 6 अलग अलग भाग मैंने बांट दिए हैं। V1 है ना, ये 1 यानी V1 का पहला, V1 का दूसरा, ऐसे मैंने 6 भाग बांटे। मुख्य क्रिया के अलग अलग 6 भाग बांट दिए गए हैं। आप देख रहे हैं जो V11 है ये है ट्रांजिटिव वर्ब। एक एक का क्लासिफिकेशन आपका डिटेल किया जाएगा। ये है ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव को हम हिंदी में कहते हैं सकर्म। ये जो है अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं सकर्मक, इसे हम सकर्मक लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये ट्रांजिटिव, इसे हम लिखेंगे अकर। तो सबसे पहले तो बात आती है कि जो मेन वर्ब है उसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मैं सारी चीजों को वन बाय वन एग्जांपल के साथ बताऊंगा।
लेकिन अभी मोटे तौर पर मैं फिर भी कुछ बातों को आपके सामने बताते जाता हूं हल्की हल्की। अब देख रहे हैं ट्रांजिटिव और इट्रांजिटिव। अब बात आती है ट्रांजिटिव और इट्रांजिटिव क्या है। तो सीधी सी बात है, आपके पास आपको मालूम है कि किसी भी सेंटेंस का जो मेन सिंटैक्स होता है, वो मेन सिंटैक्स मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। SVO होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में ये चीजें होती है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का एक क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो बात को समझना है। बहुत से स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि सेंटेंस में जो वर्ब के बाद आ रहा है वो क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है। ये चीज सबसे पहले अपने माइंड से निकाल लें कि वर्ब के पीछे आने वाले शब्द, देयर आर मेनी वर्ड्स यूजिंग आफ्टर वर्ब दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इट इज नॉट करेक्ट, नॉट ऑलवेज करेक्ट, समटाइम करेक्ट बट नॉट ऑलवेज करेक्ट। यानी वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा। ये बिल्कुल गलत नॉलेज है। तो आपको पता रखना पड़ेगा कि कब वो ऑब्जेक्ट होगा और कब वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। तो जिस सेंटेंस में, यदि आपके पास एक सेंटेंस है, आपके पास एक वाक्य है, उसमें वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड के बाद में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, और यदि वो वर्ड ऑब्जेक्ट हैं, यदि वो वर्ड ऑब्जेक्ट है, तब हम उस मेन वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव, या हम कह सकते हैं सकर्मक। लेकिन ये ध्यान रखना है, पीछे वर्ड्स तो लिखे हैं, या हो सकता ना लिखे हों, नहीं भी लिखे हो सकते हैं, और यदि वर्ब के बाद वर्ड है, पर जरूरी नहीं है कि वो वर्ड ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो, तो आपको पहचानना पड़ेगा। लेकिन यदि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम उस मेन वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। अब बात आती है ऑब्जेक्ट है या नहीं है और कैसे पहचानेंगे। एक स्पेशल लेक्चर मेरा इसके बाद, जब स्पेशल टॉपिक होगा इस लेक्चर के बाद, वो होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी क्योंकि पूरे चार्ट का एक्सप्लेनेशन करना है, इसलिए मैं आपको बहुत हल्का हल्का बता रहा हूँ, ऊपरी तौर पे चल रहा हूँ, और एक एक सेपरेट लेक्चर मेरा इन पे होगा विद एग्जांपल, विद कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन। ठीक है, सबके साथ में। तो बात आती है सेंटेंस में मेन वर्ब यूज हुआ है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज हुआ है, उसका ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पीछे वाले जो वर्ड हैं, वर्ब के बाद आने वाले वर्ड हैं, वो वर्ड, वो शब्द ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट हैं तो ट्रांजिटिव यानी सकर्मक कर्म के साथ, और यदि नहीं है तो अकर्मक विदाउट ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये दो बात क्लियर हुई। सेकेंड करते हैं, आप देख रहे हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, तो आपने देखा है कि टेंस में मुख्यतः वर्ब के फॉर्म बदलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और V4 आजकल कभी कभी माना भी जाता है V4 फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि आप ING ले लेते हैं तो आप फोर्थ फॉर्म, और वर्ब के साथ S या ES लगा देते हैं तो उसको फिफ्थ फॉर्म मान लें। कहने का मतलब ये है कि जब मुख्य क्रिया, अगर आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, मान लीजिए कि गो है, तो गो के 3 फॉर्म आप बोलिए तो जरा, तो क्या होगा, गो, वेंट, गॉन। तो वो मुख्य क्रिया जिसके 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है, 3 मुख्य क्रियाएं तो मुख्य फॉर्म तो होंगे ही होंगे, गो, वेंट, गॉन। चेंज होता है, गो चेंज होके वेंट और चेंज होके गॉन हो गया, तो ऐसी जो मुख्य क्रिया होती है वो होती है रेगुलर। ठीक है, और बात आती है, जैसे आपने देखा होगा कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनमें तीनों फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता है, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो
क्रिया मैंने वो क्रिया बताई है, इसके तीनों फॉर्म चेंज नहीं होते हैं, और जिनके तीनों फॉर्म चेंज नहीं होते हैं वो कहलाती हैं इरेगुलर वर्ब। तो इस तरह से वर्ब को समझना है कि ये मुख्य क्रिया का काम करेगी, मतलब सब्जेक्ट के बाद यूज होने वाली है। ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही है। और कुछ स्थान पे ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज होती है, जैसे कि वह खेलता है, ही प्लेज। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। तो आप देखो विल के बाद आ रहा है, तो ऐसा मतलब जब मैं कहता हूं आपसे कि वर्ब आ रहा है, तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद भी ऐसा ही है, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आ रहा है। तो आप इस बात को समझ जाया कीजिए कि जब भी मैं कहूं वो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हो सकता है और सब्जेक्ट के बाद भी। वो डिपेंड करता है टेंस से, डिपेंड करता है किस टेंस की बात कर रहे हैं और किस प्रकार का वो सेंटेंस है। ठीक है ना। चलिए, तो मैं ये चर्चा कर रहा था आपसे कि रेगुलर इरेगुलर। अब बात आती है फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है इंग्लिश के, खासकर स्पोकन के पार्ट में, ग्रामेटिकल पार्ट में आप देखेंगे ना, फाइनाइट इनफाइनाइट। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर उनको कहीं है तो यही है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। हर किसी में मेरा एक एक सेपरेट लेक्चर चलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे एक लेक्चर से काम नहीं चलेगा। वर्ब के बारे में कम से कम आपको 15 लेक्चर सुनने होंगे, जिससे कि ये पूरा का पूरा वर्ब, ठीक है, आपके माइंड में सेटअप हो जाए। और मेहनत तो लगती है, आपको भी करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ेगा। गर्मी काफी है ना, चलिए कोई बात नहीं। देखते फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए मैं आपको एक बात पहले बता दूं। सबसे पहली बात मेरी ये समझ लेना, आपके पास कोई वर्ब है, सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मेट क्या होगा आप बताइए। देखिए यहां पर मैं कल्पना करता हूं मेरे पास 3 चेयर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब मेरी इस बात को ध्यान रखना, मैंने यहां कितने चेयर बनाई है? 3 चेयर। इन 3 चेयर में सबसे पहले का नाम जो है रेड, वेरी रेड चेयर, सब्जेक्ट वर्ब। ये मेन बेसिक सिंटैक्स होगा, इसी पे बेस्ड होकर के पूरी इंग्लिश का जो एक पेड़ तैयार होगा ना, वो इसी पे बेस्ड होगा। तो अब यहाँ बात को समझना है। जैसे अच्छा आपसे किसी ने पूछा कि प्ले क्या है, प्लेइंग क्या है, तो जनरली आपका जवाब क्या होता है? प्ले एक वर्ब है, ठीक है। लेकिन क्या इतना कह देना सही जवाब होगा? नहीं होगा। यदि आपसे कोई पूछे कि प्ले क्या है, हाँ ठीक है वर्ब है, लेकिन संपूर्ण बात नहीं हो सकती है। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर पहली बात तो ये है कि प्ले जो है वो सेंटेंस में कहां है, प्ले सेंटेंस में कहां पर है, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो है क्या। क्या प्लेइंग एक नाउन नहीं हो सकता? क्या प्लेइंग एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता? क्या प्लेइंग एक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता? मेरे बच्चों जब इस बात को सुन रहे होगे तो जो अभी अभी इंग्लिश सीख रहे हैं वास्तव में उनको सही में काफी अजीब लग रहा होगा कि सर आप क्या कह रहे हैं। और ध्यान रखना मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल सच बात कह रहा हूं। आप लोग जब भी आपसे कोई पूछे गोइंग, आप नहीं डायरेक्ट नहीं कहना कि वर्ब है, आप ये समझ जाएं कि गोइंग का उपयोग सेंटेंस में कहां है। तब मैं कहता हूं आप जब भी आप समझने का प्रयास करें ना, 3 चेयर की आप कल्पना करो। आप 3 चेयर की हमेशा कल्पना करना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये चेंज नहीं होगा, आने वाला वर्ड अलग अलग हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं होगा। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कहने का मतलब पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए, वो एक कुर्सी है, एक पद है। कभी प्रधानमंत्री कोई होते हैं, 5 साल बाद फिर चेंज हो जाते हैं, फिर चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुर्सी वही रहती है।
ठीक है। अब कई बच्चे मजाक मस्ती में नहीं ले रहे सर, वो तो नए नए प्रधानमंत्री आते होंगे तो बढ़िया नई नई कुर्सी और वो नया रंग रोगन और अलग अलग कलर की पसंद करते होंगे। बेटा वो कितनी भी कलर बदल जाए, कितना भी कुछ हो जाए, है तो वो कुर्सी, ठीक है। खैर, तो ये तो मजाक मस्ती की बात रही। उस कुर्सी का ना कोई भी वर्ड चेंज होगा, लेकिन कुर्सी का महत्व और वो नाम नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पद होगा, जो कुर्सी, वो वही रहेगी, ठीक है। बिल्कुल सेम इंग्लिश में भी यही होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आप हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना, फिर लेक्चर को एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखते हैं, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो बात को समझना, आपके पास यदि कोई वर्ड जो आपको वर्ब लग रहा है, वो प्ले, गो, कोई भी हो आपके पास में, किसी भी प्रकार का वर्ड जो आपको वर्ब लग रहा है, लेकिन ये मेरी बात ध्यान रखना, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना कि वो कहां है। यदि वो सब्जेक्ट के बाद है, सब्जेक्ट के बाद है, और ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब हो, वो दोनों को आप एक ही मान के चलें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस और ट्रांसलेशन के जो रूल्स होते हैं। यदि इसी स्थान को ग्रहण किया है, इसी स्थान को, यानी वर्ब ने वर्ब के ही स्थान को ग्रहण किया है, वर्ब ने वर्ब के ही स्थान को ग्रहण किया है, सब्जेक्ट के बाद है, सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं उसने अपना ही स्थान ग्रहण किया है, तब वो कहलाता है कि वो फाइनाइट है। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या हुआ? ऐसे वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का ही स्थान लेते हैं, वो कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब। ओके, a verb takes place in actual position of verb. After using subject, after using helping verb, that verb is called finite. ठीक है, यदि सब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि वो फाइनाइट है। ठीक है, मेरी बात समझ आई? जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे मान के चलिए कि मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। तो अब बताइए कि आई के बाद टीच आया कि नहीं आया ना? अब आई के बाद टीच आ रहा है, तो ये जो टीच है, ये टीच क्या है? ये आपका फाइनाइट। नेक्स्ट, he is playing, he is playing, he is playing में आप देखेंगे जो playing आ रहा है, ये playing जो दिख रहा है आपको, ये हेल्पिंग वर्ब इसके बाद है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लेइंग है। ये प्लेइंग जो है ये कौन सा? ये एक फाइनाइट वर्ब है, यहाँ फाइनाइट वर्ब है। इसके अलावा भी हम बात करते हैं, यहीं पर मैं एक प्रश्न आपके सामने बोलने जा रहा हूं, बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ते हुए पक्षी को देखा। अब बात को थोड़ा समझना है, यहां पे आई सब्जेक्ट है, सॉ ये सी का सेकेंड फॉर्म है, ये मतलब ये इसके बाद आने वाला वर्ब है। ये आप देख रहे हैं कि चूंकि सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब सॉ है, तो इस सॉ को हम क्या कहेंगे? सी का सेकेंड फॉर्म है। आई सॉ, मैंने देखा, और फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड मतलब उड़ते हुए पक्षी को। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो मेन वर्ब है वो सी से बना हुआ सॉ, ये सॉ एक मेन वर्ब है। लेकिन इसी सेंटेंस में यदि हम आगे जाते हैं तो अ फ्लाइंग बर्ड यानी उड़ते हुए पक्षी को देखा, और फ्लाइंग, फ्लाई भी यहां तो वर्ब है ना,
फ्लाई यहां पर है, लेकिन क्या वो सब्जेक्ट के बाद आया है? क्या वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है? नहीं आया है, वो आपके ऑब्जेक्ट साइड गया है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तब वहां पे फ्लाई का जो बना हुआ फ्लाइंग है, ये फ्लाइंग चूंकि वर्ब है लेकिन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, उस सेंटेंस के लिए मुख्य क्रिया का काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे वर्ब जो दिखने में वर्ब हो लेकिन वो मुख्य क्रिया का स्थान नहीं लेते हैं, वो कहलाते हैं इनफाइनाइट वर्ब। वो क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं इनफाइनाइट वर्ब। और इन सब का जब मेरा सेपरेट डिटेल टॉपिक आएगा, एक एक चैप्टर से एक एक लेक्चर, तो यकीन मानो ये केवल डेमो मात्र है, आपको एक एक पॉइंट टू द पॉइंट आपको क्लियर करने का यथा ज्ञान यथाशक्ति मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेन वर्क के जो पार्ट हैं ये आप जो है क्लियर। अब बात आती है यहां पर जो एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, यानी कौन सी क्रियाएं? सहायक क्रियाएं। ये होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का ये मतलब होता है ये किसी सेंटेंस में अर्थ को पूर्ण करती है। अब कैसे? जैसे कि मैं पढ़ाता, आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं पढ़ाता। अब जब पढ़ाता हूं बोलूंगा, पढ़ाता था बोलूंगा, पढ़ा रहा हूं बोलूंगा, पढ़ा चुका हूं बोलूंगा, ये एंड में जब तक मैं नहीं कहूंगा ना, तब तक उस वाक्य का अर्थ जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो एंड में हिंदी के हिसाब से जो हम कहते हैं है, था, रहा है, चुका है, इनके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज किए जाते हैं, यानी किसी वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वो कहलाती हैं सहायक क्रियाएं। अंत में ध्यान रखना, मैं एंडिंग की बात कर रहा हूं। ये तो आप सोचिए कि मैंने कहा जिस शब्द का, ऐसा नहीं, आपको ध्यान रखना, अर्थ की दृष्टि से आप जाना है। जैसे कि आप वीडियो देख, अब आखिरी में जब तक कुछ नहीं बोलूंगा तो क्या अर्थ पूरा होगा? आप देख रहे हैं, आप देख चुके हैं, आप देखते हैं, आप देखेंगे। जब ये लास्ट में मैं बोलता हूं तब आप क्लियर होता। तो इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज होते हैं वो कहलाती हैं सहायक क्रियाएं। उन सहायक क्रियाओं में जो एक्सिलरी वर्ब है, इस एक्सिलरी वर्ब के यहाँ 3 पार्ट बटे हुए हैं। आप देखें यहाँ थोड़ी जगह कम थी, तो मैंने इसे क्या किया है बच्चों, ये यहां से इस प्रकार से कर्व बनाकर और फिर मैंने उसके 3 भाग बांट दिए। तो आप देख रहे हैं कि एक्सिलरी वर्ब यानी V2 है। अब उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 भाग है। तो V21, V22, V23। V21 मतलब ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब का मतलब कौन सी है? ये सहायक क्रियाएं, ठीक है, ये प्रिंसिपल। इसके अंतर्गत कौन सी आती है? तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप? सिंपल, आप टेंस जानते हैं, टेंस में जितनी भी सहायक क्रिया यूज होती हैं वो सारी की सारी सहायक क्रिया आपको लेकर चलना है, लेकिन इतना बस ध्यान रखना है कि उसमें शैल और विल को छोड़ देना है। शैल और विल को छोड़ करके बाकी सारी सहायक क्रियाओं को हम शामिल कर देंगे प्रिंसिपल में। लेकिन अब आपको लगता होगा कि हम शैल और विल को यहाँ क्यों छोड़ देंगे? उसकी अपनी एक वजह होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है। वो वजह ये है, जनरली देखिए सब्जेक्ट वर्ब, यहां पर जब हेल्पिंग वर्ब लगती है, यहां लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद मेरी बात को विशेष सुने, ध्यान से मेरी बात को सुनना पड़ेगा, आपको मजबूरी है, आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं तो आप, मैं जो नेक्स्ट मॉडल और प्रिंसिपल वर्ब, इसमें अंतर आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और ये बेसिक पॉइंट आपको सुनना ही पड़ेगा और बेहतर तरीके से सुनना पड़ेगा। अब आप ध्यान से सुने, ये सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। यहां पर वर्ब के पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है।
लेकिन ये भी होता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो आप देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब चेंज होता है। चेंज होने का मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस ये फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, सेकेंड फॉर्म भी यूज हो सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये आईएनजी फॉर्म भी लेके यूज हो सकता है। तो जब ये चेंज हो सकता है, चेंज होगा, यदि चेंज होता है तो ऐसे समय जो सहायक क्रियाएं लगती हैं उनको हम मानते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। और जब वो सहायक क्रियाएं जिसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, जिनके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, वो कहलाती हैं मॉडल सहायक क्रियाएं, वो मॉडल कहलाती हैं। और क्योंकि विल और शैल में ऑलरेडी यही प्रॉपर्टी है कि विल और शैल के बाद V1 यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएं, सब्जेक्ट, विल, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वो सहायक क्रियाएं जिनके बाद वर्ब में के फॉर्म में चेंजेस नहीं आता है, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती हैं, वो सहायक क्रिया कहलाती हैं मॉडल। इसीलिए यहाँ पर 8 मॉडल मान लें, लेकिन ये शैल और विल को साथ मान ले यदि हम तो 10 मॉडल क्रियाएं होती हैं, और ये 10 मॉडल क्रिया आपके सामने है। मैं इससे एक सेपरेट लेक्चर, आपको किसी भी मॉडल को रटना नहीं पड़ेगा। ये कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना को ही कोड बना करके मैं आपको एक एक मॉडल याद करवाऊंगा आपको, लेकिन सेपरेट उस लेक्चर। अब बात आती है तीसरा क्या है, सेमी मॉडल। ये सेमी मॉडल क्या होते हैं? एक्चुअली सेमी मॉडल वो होते हैं, यानी कुछ सहायक क्रिया ऐसी होती हैं, कुछ सहायक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी कार्य करती है, उनकी तरह भी कार्य कर लेती हैं, और वो मॉडल की तरह भी कार्य कर लेती है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस किस प्रकार का है, जो डिटेल मेरा आने वाले समय में जैसे संबंधित लेक्चर होगा वो चलेगा। अब मैं जो इस वीडियो के बाद, ये पार्ट फर्स्ट है, अब इसके बाद जितने भी वीडियोस में डालूंगा और जिन बच्चों को जितने यहाँ दिए हुए हैं, हर किसी पे एक एक लेक्चर होगा। और इस चार्ट को ध्यान रखें, इस चार्ट में एक एक लेक्चर आपको YouTube पे सर्च करना पड़ेगा, धर्म राठौर, और टॉपिक का नाम, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव, इन टॉपिक को आप लिखेंगे तो आप उसके लेक्चर जो है वो YouTube पर देख पाएंगे। लेकिन वो तब जब मैं अपलोड करूंगा। इस अपलोड के बाद आप जैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अपडेशन आती रहेंगी कि कब मैंने नया वीडियो अपलोड किया है। और बात रही लाइक की, मैं अपने वीडियो में कभी नहीं कहता कि आप लाइक करें या ना करें, यह तो डिपेंड करता है आपके मन पे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको मैंने कुछ नॉलेज सिखाया है, आपको पसंद आया है, तो ही आप लाइक करें, वरना अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। क्योंकि डिसलाइक भी यदि होता है तो एक इंसान परिपूर्ण कभी नहीं होता है, वो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं। वो डिसलाइक भी जो होता है ना, मैं तो उसे भी, क्योंकि आलोचकों को अपना दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आप में सुधार आता है। इसलिए लाइक डिसलाइक ये सारी जो YouTube की बातें, ये सब मैं आपसे नहीं करूंगा। मेरा तो टारगेट है इस YouTube के माध्यम से आपको पढ़ाना, आपको शिक्षा देना, यथाशक्ति यथा ज्ञान। बाकी ये सारी चीजें नहीं चाहिए मुझे। हाँ, ये जरूर चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे देखते रहें। लाइक डिसलाइक डजंट मैटर। और मैं अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊंगा, और उस समय अब पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे बात होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको वर्ब बहुत अच्छा समझना है तो आपको 15 लेक्चर समझने होंगे। थैंक्स एंड कीप स्माइलिंग।